फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे सीरिया से। सीरिया में बशर अल असद के 24 साल के अधिनायकवादी शासन के अंत ने ईरान को बुरी तरह से हिला दिया है। ईरान ने इस क्षेत्र में इसराइल के खिलाफ प्रतिरोध की धुरी के रूप में बड़ी शिया सैन्य ताकत तैयार की थी, लेकिन पहले हिजबुल्लाह और अब सीरिया में बशर अल असद के पतन के बाद ईरान का ये साम्राज्य ढह गया है। ईरान की कमजोरी का अंदाजा इस बात से समझा जा सकता है कि तेहरान ने इस बार असद के लिए कोई मदद नहीं भेजी और एक हफ्ते में ही विद्रोहियों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इसकी शुरुआत बीते साल अक्टूबर में हुई, जब ईरान समर्थित हमास के इसराइल पर क्रूर हमले के बाद इजरायली सेना ने गाज़ा में अभियान शुरू किया। इस युद्ध की आंच लेबनान तक पहुंची, जहां एक और जंग शुरू हुई। इसराइल ने ईरान के सबसे शक्तिशाली प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर हमला किया। नवंबर के आखिर में जब लेबनान में युद्ध विराम लागू हुआ, हिजबुल्लाह का लगभग पूरा शीर्ष नेतृत्व खत्म हो चुका था। इसमें 32 साल से हिजबुल्लाह के प्रमुख रहे हसन नसरल्लाह भी मारे गए थे। इसी नवंबर में इसराइल ने ईरान के अंदर खुलेआम हमला किया, जो अप्रैल और अक्टूबर में इसराइल पर 2 अलग अलग बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों का जवाब था। अब सीरिया में ईरान के पुराने सहयोगी बशर अल असद के शासन का अंत हो गया है। रविवार की सुबह इस्लामिक विद्रोही बलों ने दमिश्क पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद असद को परिवार समेत भागकर मॉस्को में शरण लेनी पड़ी है। सीरिया से बशर असद का पतन ईरान के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई के एक प्रमुख सलाहकार अली अकबर विलायती ने एक बार असद और सीरिया को प्रतिरोध कड़ी की गोल्डन रिंग कहा था। उन्हें कहा था कि सीरिया के बिना यह कड़ी टूट जाएगी और इसराइल के खिलाफ प्रतिरोध कमज़ोर हो जाएगा। आज सच में कड़ी टूट चुकी है। सीरिया की भौगोलिक स्थिति ऐसी है जिसके जरिए ईरान को लेबनान तक हथियार और दूसरी सप्लाई करने में आसानी थी। असद के जाने के बाद लेबनान तक सप्लाई की चेन टूट गई, जिससे हिजबुल्लाह और कमज़ोर होगा। पहले गाज़ा, फिर लेबनान और अब सीरिया के घटनाक्रम से ईरान की प्रतिरोध की धुरी बिखर गई है। ईरान के पास अब क्या? ईरान के पास अभी भी परमाणु कार्ड बचा हुआ है। विश्लेषकों ने कहा कि ईरान का यूरेनियम संवर्धन हथियार स्तर के करीब है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषकों ने कहा है कि ईरान ने अपने यूरेनियम कार्यक्रम को तेज कर दिया है। हालांकि ईरान परमाणु बम बनाने के इरादे से इनकार करता है, लेकिन अमेरिकी खुफिया अधिकारियों को डर है कि वो वास्तव में अब बम बनाने की कोशिश कर सकता है। आइए हम बात करें भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री की। बांग्लादेश से भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दोनों देशों के बीच रिश्तों में बेहतरी की उम्मीद जताई है। सोमवार को ढाका में बांग्लादेश के विदेश सलाहकार विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन से मुलाकात के बाद विक्रम मिस्त्री ने कहा कि आज की चर्चाओं ने हम दोनों को अपने संबंधों का जायजा लेने का अवसर दिया है। मैं आज अपने सभी वार्ताकारों के साथ विचारों के स्पष्ट और रचनात्मक आदान प्रदान के अवसर के लिए सराहना करता हूँ। मिस्त्री ने बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के मुद्दे पर जोर दिया है। बांग्लादेश में इस साल अगस्त में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से ही सियासी उथल पुथल चल रही है। अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें भी लगातार आई हैं, जिस पर भारत ने चिंता जाहिर की है। इस सब घटनाओं के बीच विक्रम मिस्त्री बांग्लादेश के दौरे पर पहुंचे हैं। सोमवार को उन्होंने ढाका में अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन के साथ भी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के अपदस्थ होने के बाद भारत की ओर से यह पहला उच्च स्तरीय दौरा है। विक्रम मिस्त्री की यह यात्रा हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश में हिंदुओं से अल्पसंख्यकों पर हमलों को लेकर नई दिल्ली और ढाका के बीच संबंधों में बढ़ते तनाव के बीच हो रही है। मिस्त्री का बांग्लादेश की अंतिम सरकार के प्रमुख प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से भी शिष्टाचार भेंट करने का कार्यक्रम है। भारत की ओर से कई बार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर चिंता जाहिर की गई है। जानकारी के मुताबिक मिस्त्री की ओर से भी भारत की चिंताओं को ढाका में उठाया गया है। बांग्लादेश में हाल ही में हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी के बाद अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरें सामने आई हैं। इसके बाद दोनों देशों के संबंध और भी तनावपूर्ण हो गए हैं। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के चलते इस साल 5 अगस्त को उस समय की पीएम शेख हसीना को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। हसीना ने ढाका छोड़कर भारत में शरण ली है। हसीना के देश छोड़ने के बाद मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश की अंतिम सरकार की बागडोर संभाली है। आइए हम बात करें इराक की। इराक एक बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। यह प्रोजेक्ट यूरोप और पश्चिम एशिया के बीच नया परिवहन लिंक बनाएगा। इस प्रोजेक्ट की लागत $17 बिलियन है, जिसके 3 साल में पूरा होने की उम्मीद है। इस प्रोजेक्ट को विकास का मार्ग, रूट ऑफ डेवलपमेंट नाम दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के मिस्र की स्वेज नहर के रास्ते को टक्कर देने की उम्मीद है। स्वेज नहर का रूट एशिया और यूरोप के लिए बीच बेहद महत्वपूर्ण मार्ग है। द मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक यह नया रूट 745 मील लंबा होगा, जो उत्तरी तुर्की सीमा से दक्षिणी फारस की खाड़ी तक फैला होगा। इसमें सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों को शहरों से जोड़ते हुए का नेटवर्क बनाया जाएगा। इसका मकसद एशिया और यूरोप के बीच समुद्री यात्रा के समय को कम करना है,
ताकि इसे स्वेज नहर रूट के विकल्प के तौर पर दुनिया के सामने लाया जा सके। यह नया मार्ग ग्रैंड अल फाह पोर्ट प्रोजेक्ट पर आधारित होगा, जो कि फारस की खाड़ी पर बंदरगाह है। इराक को अपने निर्यात को दुनिया भर में बेहतर तरीके से वितरित करने में सक्षम बनाता है। यह देश का अब तक का सबसे बड़ा विकासात्मक प्रयास है। इराकी प्रधानमंत्री मोहम्मद सिया अल सुदानी इस परियोजना को एक टिकाऊ गैर तेल अर्थव्यवस्था की आधारशिला के रूप में देखते हैं। वह इसे आर्थिक एकीकरण के प्रयास के रूप में देखते हैं। परियोजना का लक्ष्य बसरा और लंदन के बीच निर्बाध राजमार्ग और रेल गलियारा स्थापित करना है। इराक का कहना है कि रूट ऑफ डेवलपमेंट स्वेज नहर के मुकाबले आर्थिक रूप से अधिक व्यवहार्य विकल्प हो सकता है। इराकी परिवहन मंत्री का कहना है कि यह मिस्र स्थित स्वेज नहर की तुलना में यात्रा के समय में 12 से 15 दिनों की बचत कर सकता है। इस परियोजना को कई प्रभावशाली देशों का समर्थन मिला है। इसमें यूएई और कतर शामिल हैं। दोनों देशों ने इस संबंध में समझौते पर दस्तखत किए हैं। इस परियोजना में से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन इसके सामने कई चुनौतियां भी हैं। इराकी सरकार का कहना है कि तमाम चुनौतियों के बावजूद वह इस परियोजना को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। यह परियोजना इराक के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इराकी सरकार को उम्मीद है कि यह परियोजना इराक के लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण लेकर आएगी। ये हम बात करें चीन और ताइवान की। चीन ने ताइवान के पास बड़े पैमाने पर नेवी और एयरफोर्स की गतिविधियां बढ़ा दी हैं। ये गतिविधि चीन के पूर्वी तट और पश्चिमी प्रशांत महासागर में सैकड़ों किलोमीटर तक चल रही हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि यह सैन्य अभ्यास इस साल के पिछले 2 अभ्यासों से अलग देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये सैन्य अभ्यास ताइवान को निशाना बनाकर किया जा रहा है। चीन बीते कुछ समय से लगातार ताइवान पर हमलावर दिख रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, बलपूर्वक कब्जे की बात कह चुका है। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सिविल एविएशन अथॉरिटी ने संघाई और ग्वांगडोंग प्रांत के बीच अपने पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तट पर 11 दिसंबर तक हवाई क्षेत्र को आंशिक रूप से प्रतिबंध करने का नोटिस जारी किया है। यह दिखाता है कि इस हवाई क्षेत्र में सैन्य गतिविधि होने वाली है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उसने चीनी सेना के उत्तरी पूर्वी और दक्षिणी थिएटर कमांड के साथ साथ तटरक्षक बल के नौसैनिक बेड़े को ताइवान और पश्चिमी प्रशांत महासागर में प्रवेश करते देखा है। क्षेत्र में करीब 100 चीनी जहाज सक्रिय हैं। एक वरिष्ठ ताइवानी अधिकारी ने मई और अक्टूबर में हुए चीन के अभ्यास जॉइंट स्वॉर्ड 2024 ए और बी का जिक्र करते हुए कहा कि मौजूदा तैयारियों का पैमाना और भौगोलिक बंटवारा इस ओर इशारा करते हैं कि ये पहले के अभ्यासों से काफ़ी अलग है। पहले अभ्यास ताइवान के चारों ओर केंद्रित थे और इनमें केवल चीनी सेना का ईस्टर्न थिएटर कमांड शामिल था। सोमवार को देखी गई तैयारियों में अन्य कमांड भी शामिल थे, जिससे संकेत मिलता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। चीन ने हाल के वर्षों में लगातार ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास किए हैं। ताइवानी अंतर्राष्ट्रीय विषयों का कहना है कि इन अभ्यासों का उद्देश्य ताइवान को डराना और चीनी सेना के उन कौशलों को दिखाना है जिनकी उस देश को घेरने या उस पर हमला करने की आवश्यकता होगी। चीन का रुख लाई चिंगते के इस साल मई में ताइवान के राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद काफ़ी ज़्यादा आक्रामक दिखा है। लाई शुक्रवार को राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली विदेश यात्रा से स्वदेश लौटे हैं। इस दौरान उन्होंने प्रशांत क्षेत्र में ताइवान के राजनयिक सहयोगियों का दौरा किया और हवाई और अमेरिकी क्षेत्र गुआम में रुके। चीन ने इस यात्रा की निंदा करते हुए अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए सभी कदम उठाने की धमकी दी है, जिसे सैन्य अभ्यास के लिए एक कोड के रूप में समझा जाता है। चीन के इस कदम से क्षेत्र में तनाव बढ़ने की आशंका है। एक्सपर्ट का कहना है कि यूक्रेन, सीरिया, लेबनान, गाजा समेत दुनिया के कई हिस्सों में इस वक्त संघर्ष चल रहा है। इस सब के बीच चीन की ताइवान के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई एक युद्ध की वजह बन सकता है, जिससे पूरे एशिया में तनाव बढ़ सकता है। आइए हम बात करें जलवायु परिवर्तन की, जिसका असर हमारी पृथ्वी पर पड़ेगा। दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन का असर अब तेजी से दिखने लगा है। इस बीच यूरोप की जलवायु परिवर्तन एजेंसी कोपरनिकस ने डराने वाला अनुमान जारी किया है। एजेंसी ने कहा कि 2024 का साल दुनिया के इतिहास में सबसे गर्म साल होने वाला है। एजेंसी ने कहा कि यह लगभग तय है कि 2024 रिकॉर्ड में सबसे गर्म साल होगा। बयान में कहा गया कि यह पहली बार होगा जब औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा होगा। एजेंसी ने कहा कि इस साल इतिहास का दूसरा सबसे गर्म नवंबर दर्ज किया गया। 2023 का नवंबर अब भी इतिहास में सबसे गर्म नवंबर बना हुआ है। इस बार नवंबर में सतह पर हवा का तापमान 14.10 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो कि 1991 से 2020 के औसत तापमान के मुकाबले 0.73 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। नवंबर में ही ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा एक और अनचाहा रिकॉर्ड भी बना है। इस दौरान औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 1.62 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। कोपरनिकस एजेंसी के मुताबिक बीते 17 महीनों में यह 16वां महीना है जब औसत वैश्विक तापमान पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। भारत के मौसम विभाग के मुताबिक 1901 के बाद से भारत के लिए दूसरा सबसे गर्म नवंबर रहा है। इस दौरान औसत अधिकतम तापमान 29.37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो कि सामान्य से 0.62 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा है। 2024 में जनवरी से नवंबर तक की बात करें तो औसत वैश्विक तापमान 1991
से लेकर 2020 के तापमान से करीब 0.72 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। वहीं जनवरी से नवंबर 2023 के मुकाबले इस साल इसी दौर में तापमान 0.14 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा। यूरोपीय एजेंसी के वैज्ञानिकों ने बताया कि 2023 का तापमान पूर्व औद्योगिक काल के स्तर से 1.48 डिग्री सेल्सियस अधिक था। इसलिए यह भी लगभग निश्चित है कि 2024 का वार्षिक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस अधिक होगा। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by